नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है एक हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा गारसादा तासी। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 पर गारसादा तासी। तो गारसादा तासी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकदम गहन अध्ययन करवाया जाएगा। अगर आपने गारसादा तासी को यहाँ से पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गारसादा तासी जो है वो एक फ्रेंच विद्वान थे। वो क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, इनकी रचना के नाम को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले रचना का नाम, इनकी रचना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। रचना का नाम जो है वो बहुत से बच्चों को अटपटा लगता है, लेकिन आप बार बार अगर इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसादा तासी का लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। अब ये फ्रेंच विद्वान थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही लिखा होगा। और देखिए यहाँ पर फ्रेंच भाषा के ही ये शब्द हैं। ठीक है, इस रचना का नाम जो है वो हम लोग हिंदी में इसका मतलब समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दो वर्ड पहले समझाना चाहूंगी, एंदुई और हिंदुस्तानी। तो दोनों वर्ड को पहले हम लोग लिख लेते हैं, एंदुई और हिंदुस्तानी। ठीक है, देखिए इसका हिंदी जो अर्थ है, एंदुई का जो हिंदी अर्थ है वो हमारा बन जाता है हिंदुई। एक को आप ही कर दीजिए, बाकी में दुई आ जाएगा। ठीक है, हिंदुई। और हिंदुस्तानी का जो मतलब था वो था हमारा हिंदुस्तानी। सभी जानते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। ठीक है, दोनों का हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या था, हिंदुई और हिंदुस्तानी में क्या अंतर था उसको समझ लेते हैं। हिंदुई जो थी, उस समय के जो हिंदू थे उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। हिंदी। ठीक है, इसमें और क्या था, इस हिंदी की क्या विशेषता थी? इसमें क्या था, तत्सम प्रधान शब्दों की अधिकता थी। तत्सम प्रधान शब्दों की अधिकता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हिंदुस्तानी पर। हिंदुस्तानी का मतलब क्या हो गया, ए को ही कर दीजिए, बाकी में यही आ जाएगा। इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि आपको ए का ही कर देना है। देखिए यहाँ पर ए को हाइड किया आपने, ही लिखा तो हिंदुई बन गया। यहाँ पर भी ए को छुपा दीजिए, ही कर दीजिए, हिंदुस्तानी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा अर्थ। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ हिंदुओं ने प्रयोग की थी, अब यहाँ पर मुसलमानों की बात हो जाएगी। उस समय के मुसलमानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली हिंदी, की जाने वाली हिंदी। इसकी एक और विशेषता थी। अब इन दोनों में क्या अंतर था, हिंदी ये भी है, हिंदी ये भी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर था, यहाँ पर तत्सम प्रधान शब्दों की अधिकता थी और यहाँ पर कौन से शब्दों की अधिकता थी, अरबी फारसी। यहाँ पर कौन से शब्दों की विशेष अधिकता थी, अरबी
फारसी शब्दों की अधिकता थी। बस यही दोनों की हिंदी में अंतर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको एंदोई और हिंदुस्तानी का मतलब समझ में आया होगा। एक बार इसको जो लिखना चाहता है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब लिटरेचर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिटरेचर बन रहा है, लिटरेचर लिटरेचर, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? साहित्य। ठीक है। इस्तवार हिस्ट्री, क्या बन जाएगा? हिस्ट्री, इंग्लिश में हिस्ट्री, तो हिंदी में क्या हो जाएगा? इतिहास। तो जो इसका हिंदी अर्थ निकल कर आया था, इसका, इस रचना का, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई या हिंदुस्तानी का जो हिंदी मतलब निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है कि हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है कि इस रचना का हिंदी अर्थ है हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। मैं लिख भी देती हूँ इसको रब करके, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं इसका हिंदी अर्थ लिख देती हूँ। मैं इसको हटाऊंगी नहीं इस नाम को, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही चलने देंगे। तो हिंदी अर्थ जो निकलता है इस रचना का, हिंदी अर्थ वो निकलता है हिंदुई तथा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि ये क्या था क्या नहीं था। आगे पढ़ते हैं इसका। चाहे तो आप लोग विशेषताएं डाल सकते हैं, विशेषताएं। ठीक है, तो जो पहली विशेषता आती है वो ये आती है कि हिंदी में साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास को जब आप लोग संधि करेंगे तो साहित्य इतिहास हो जाएगा। साहित्य इतिहास का की परंपरा का सूत्र, परंपरा का सूत्रपात गार्सा दा तासी से होता है। गार्सा दा तासी से होता है। दूसरा, ये फ्रेंच विद्वान थे तो फ्रेंच भाषा में ही रचित हुआ, फ्रेंच भाषा में रचित है, फ्रेंच भाषा में रचित है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इस जो ये बुक है इतिहास जिसमें लिखा गया था, तो इसकी भूमिका कई बार पूछ ली जाती है कि इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी जो इतिहास ग्रंथ है गार्सा दा तासी का, उसकी भूमिका कितने पृष्ठों में लिखी गई। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। जो भूमिका है इसको इस तरह से लिखते हैं, इस इतिहास ग्रंथ की भूमिका 100 पृष्ठों में है। 100 पृष्ठों में है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, जब गाथा दासी ने इस रचना को लिखा तो उन्होंने इस रचना को किसी को समर्पित किया। वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है 1839 में, 1839 ईस्वी में गारसा द तासी ने महारानी विक्टोरिया को समर्पित करते हुए इस ग्रंथ की रचना की, इस इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। तो रचना का नाम हमारा है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी अर्थ निकल कर आता है हिंदुई तथा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। विशेषताएं इसकी हैं, हिंदी में साहित्य इतिहास की परंपरा का सूत्रपात गार्था द तासी से होता है। दूसरी है फ्रेंच भाषा में रचित है ये रचना। इस इतिहास ग्रंथ की भूमिका 100 पृष्ठों में है। 1839 ईस्वी में गार्सा द तासी ने महारानी विक्टोरिया को समर्पित करते हुए इस इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी विशेषता जो है ये है हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। किस भाषा में है वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये प्रथम ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का। प्रयास किया गया था, इतिहास तो नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन प्रयास किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छठा, इसमें जो है प्रथम कवि और अंतिम कवि कौन कौन से हैं वो बता देते हैं आपको। प्रथम कवि, अंतिम कवि। इस इतिहास ग्रंथ के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो उसका उत्तर कुछ और होगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गार्सा द तासी के अनुसार प्रथम कवि कौन है और अंतिम कवि कौन है इस इतिहास ग्रंथ के अनुसार, तो आपको ये आंसर देना है। प्रथम कवि हो जाते हैं हमारे अंगद, अंतिम कवि हो जाते हैं हमारे हेमंत। यहां पर नोट करके लिख लीजिए कि यहां पर हिंदी के प्रथम कवि की कोई भी चर्चा नहीं की गई है, विचार ही नहीं किया गया। ये किसी भी भाषा के हो सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी भाषाओं के बारे में कि कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर इस इतिहास ग्रंथ की हम बात करें तो इसमें हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाएं भी थी, उर्दू की अधिकता ज्यादा थी। तो अंगद हो सकता है कि हिंदी के कवि ना हो, किसी और भाषा के कवि हो सकता है कि अंगद और हेमंत के बीच में जितने भी बहुत सारे कवि आए होंगे तो वो किसी अन्य भाषाओं के होंगे, कोई हिंदी का होगा, कोई किसी भाषा का होगा। तो यहाँ पर सिर्फ प्रथम कवि और अंतिम कवि की बात की गई है। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ कि गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई भी विचार नहीं किया। इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, बारे में कोई विचार
नहीं किया गया। ठीक है, तो आगे इसको आप लोग लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है ये। प्रथम कवि अंगद है, अंतिम कवि हेमंत है। आपको नोट करके लिख लेना है कि इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कौन सा था आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 7 पॉइंट हो गए थे, मुझे नहीं ध्यान है, तो मैं पॉइंट नंबर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक बुलेट पॉइंट बना देती हूँ। आप लोग अपने अनुसार पॉइंट नंबर्स को कर लीजिएगा। तो इस इतिहास ग्रंथ में कुल रचनाकार 738 थे। कुल रचनाकार 738 थे और इन्हीं 738 में से अगर हम 72 निकाल दें, जिनमें से 72 हिंदी के थे, 72 रचनाकार हिंदी के थे। ठीक है, मतलब गाथा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 रचनाकारों को रखा, 738 रचनाकारों को, और उसमें से सिर्फ 72 रचनाकार ऐसे थे जो हिंदी के थे। बाकी के रचनाकार अन्य भाषाओं के थे, उनमें अधिकांश थे उर्दू के। वो भी मैं आपको लिखवाती हूँ, जिनमें अधिकांश उर्दू के थे, जिनमें, या लिख दीजिए, इस रचना में अधिकांश रचनाकार उर्दू भाषा के थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। वृत्त संग्रह कहा है। तो हमारा निकल कर आता है, इस इतिहास ग्रंथ में कुल रचनाकार 738 थे, जिनमें से 72 रचनाकार हिंदी के थे। इस रचना में अधिकांश रचनाकार उर्दू भाषा के थे। नेक्स्ट आता है, इस इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। आगे मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर क्या था कि प्रथम, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हिंदी का प्रथम इतिहासकार या ग्रंथकार, ठीक है, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसको माना गया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। हिंदी का प्रथम इतिहासकार ग्रंथकार गारसा दा तासी को कहा है। गारसा दा तासी, ठीक है। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ
जाहिर सी बात है गाथा दा तासी के द्वारा ही लिखा गया होगा, तो इस रचना का नाम आ जाएगा इस्तवार दा लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी चीज बतानी है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर इस्तवार। इस्तवार चलिए मैं लिख लेती हूँ, इस्तवार दा लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी। आप आगे लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और चीज बतानी है आपको। ये दोनों बातें किसने मानी है? हर किसी ने नहीं माना इनको, प्रथम इतिहासकार या प्रथम ग्रंथकार या प्रथम इतिहास ग्रंथ, हर किसी ने नहीं माना है, ये सर्वमान्य नहीं है। कोई एक खास है जिन्होंने माना है, उनका नाम मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो माना है वो माना है नलिन विलोचन शर्मा ने। किसने माना है? नलिन विलोचन शर्मा ने। तो आप लोग यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बात और आपको बताई है आगे, हिंदी का प्रथम इतिहासकार या ग्रंथकार गाथा दा तासी को माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी, मैंने आगे लिखा नहीं है क्योंकि आगे स्पेस नहीं बन पाएगा, वीडियो में पूरा कवर नहीं होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रचना का नाम। लेकिन जो ये बात है ये सबने नहीं मानी है, ये सिर्फ माने नहीं है, सिर्फ नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा मानी गई है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि गाथा दा तासी को हिंदी का प्रथम इतिहासकार या ग्रंथकार किसने माना, या फिर ऐसे आ सकता है कि इस्तवार दा लिटरेतुर एंदुई ए एंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने माना है। तो आपका उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी कमियां। विशेषताएं हमने पढ़ ली, कमियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो कमियां भी थी, जैसे कि इसमें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इतिहास किसका है? हिंदी का, तो आप अन्य भाषा के इतिहासकारों को क्यों ले रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हो गई है ना। तो जो विशेषताओं में जो वो पंक्ति थी कि 738 कुल रचनाकार थे, जिसमें से 72 हिंदी के रचनाकार थे, बाकी अधिकांश जो थे वो उर्दू भाषा के थे। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। अगर कभी कमियों में पूछ लिया जाए तो उस पॉइंट को भी आपको लिखना है। मैं दोबारा उसको नहीं लिखूंगी, आप लोग दोबारा से उसको कमियों में लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ कमियों को लेकर। कमियां, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कमियां। मैं कोई 2-4 कमी नहीं बताऊंगी आपको, मैं बहुत गहन अध्ययन करवा रही हूँ। अगर आप लोग पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर कुछ छूट जाएगा बाई चांस, कभी मुझे कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दिया करूंगी कि इसमें आप लोग इस चीज को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो पहली जो कमी आती है वो आती है हमारी, जो ये रचना है इसके अंदर क्या अपनाया गया था? वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई थी। वर्णानुक्रम पद्धति में आपको अपनी जो पद्धतियों की वीडियो है उसमें बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो वर्णानुक्रम पद्धति क्या होता है? इसका पहला ले लीजिए, देखिए ये वर्ण है। वर्ण क्या होते हैं हमारे? ए, आ, क, ख, ग, घ, ये सब होते हैं ना। तो होता क्या है कि अब डिक्शनरी सभी लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर एक मैं देखती हूँ, आपको एक हिंट देती हूँ। मान लीजिए अमित है, या फिर हम हिंदी में सीख लेते हैं पहले। अमित, कुमकुम, कोई भी नाम ले लीजिए आप लोग। इच्छा, परी, कुछ भी आपने नाम ले लिया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए? अब इनका जो, अगर आप लोग देखेंगे डिक्शनरी, अगर इनको हमें इतिहास ग्रंथ में रखना है, हिंदी के इतिहास ग्रंथ में ये सारे कवि हैं, सारे रचनाकार हैं, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ होता है वो पहले आ जाते हैं, जिनका जन्म बाद में हुआ होता है वो बाद में आते हैं। लेकिन गाथा दा तासी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नाम के पहले वर्ण को लिया। अब यहाँ पर अगर आप लोग डिक्शनरी देखेंगे तो अ पहले आएगा तो अमित आ जाएगा, ठीक है। पहले रचनाकार कौन हो जाएंगे? अमित। अ के बाद क तो नहीं आएगा, ई, तो इच्छा हो जाएगा दूसरा कवि। फिर कुमकुम हो जाएंगी तीसरी कवि,
कवित्री। उसके बाद हो जाएंगी परी। गाथा दातासी ने इस तरह से कवियों को पहले से लेके आखिरी तक लेकर गए, उनके नाम के पहले वर्ण के अनुसार, उनके जन्म तिथि के अनुसार नहीं, उनके पहले नाम के पहले वर्ण के अनुसार लेकर गए। इसी को बोलते हैं वर्णानुक्रम पद्धति, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए हमारे, अगर हम लोग रियल लाइफ में भी देखें, जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा, जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया, जो कि बिल्कुल गलत था। वर्णानुक्रम पद्धति इसकी सबसे बड़ी गलती थी, कमी थी, मतलब गलती तो नहीं कह सकते हम किसी भी चीज को। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, मैंने आपको लिखवा दिया है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। विशेषताओं में मैंने लिखवाया था, वो कमी में भी आ जाएगा। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया है। ठीक है, अब आ जाता है नामकरण व काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया। अगर आप लोग हिस्ट्री देखते हैं तो उनका काल विभाजित होता है ना, उत्तर काल, मध्य काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, सब कुछ होता है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके लिए मैं आपको पंक्ति दूंगी जिसमें गाथा दातासी ने खुद बोला है कि आपको क्या करना, उन्होंने खुद कबूल किया है कि मैंने नामकरण और काल विभाजन नहीं किया। आगे जो कमी आती है, हिंदी के अतिरिक्त अन्य कवियों को शामिल किया। ये भी मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले लिखवा दिया है, आप लोग इसमें भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या आता है, सूर मतलब सूरदास व तुलसी, यानी कि तुलसीदास। सूर व तुलसीदास के जो जन्म समय हमने पढ़े हैं वो अलग अलग समय पर हैं। सूरदास अलग समय पर पैदा हुए, तुलसीदास अलग समय पर पैदा हुए, लेकिन गाथा दातासी ने क्या कर दिया, अपने इतिहास ग्रंथ में सूर और तुलसी को जो समय है वो एक ही बता दिया, सेम समय पर बता दिया कि दोनों सेम समय के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो सूर व तुलसी को उन्होंने क्या कर दिया, इनके जन्म में भी संदेह पैदा कर दिया। अगर हम इनका पढ़ते हैं तो हमें संदेह हो जाएगा कि ये तो एक ही समय में पैदा हुए थे, एक ही समय पे इन्होंने रचनाएं की थी। और अगर हम लोग जो रियल वाला इतिहास ग्रंथ है उनको पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो अलग अलग समय बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने उनके जन्म में संदेह पैदा कर दिया। सूर व तुलसी के जन्म में संदेह।